तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 1 परमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का पहला भाग करते हैं। पहले भाग में दिया गया है ऋण 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। बच्चों, हम क्रम विनिमय गुणधर्म से जानते हैं कि a धन b बराबर b धन a। यहाँ पर a और b परमेय संख्याएं हैं। a धन b को हम b धन a भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 धन ऋण 3/5 गुणा 1/6। बच्चों, यहाँ पर हमने अंतिम पद को, जो कि ऋण 3/5 गुणा 1/6 है, इसको हमने कोष्टक में लिख लिया है और यहाँ पर हमने धन कोष्टक ऋण 3/5 गुणा 1/6 लिख लिया है। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्रम विनिमय गुणधर्म के उपयोग से कह सकते हैं कि यह 5/2 धन कोष्टक ऋण 3/5 गुणा 1/6, इसको हम कोष्टक ऋण 3/5 गुणा 1/6 धन 5/2 लिख सकते हैं। बच्चों, इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे ऋण 2/3 गुणा 3/5 क्रम विनिमय गुणधर्म से धन कोष्टक ऋण 3/5 गुणा 1/6 धन 5/2। अब बच्चों, प्रथम पद में फिर से हम क्रम विनिमय गुणधर्म उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म प्रयोग करेंगे। a गुणा b बराबर b गुणा a लिखा जा सकता है क्रम विनिमय गुणधर्म से। तो हम ऋण 2/3 गुणा 3/5 को 3/5 गुणा ऋण 2/3 लिखेंगे। धन इस द्वितीय पद को हम 3/5 गुणा ऋण 1/6 लिखेंगे। धन 5/2। बच्चों, वितरकता गुण से हम जानते हैं कि a कोष्टक b धन c बराबर ab धन ac। प्रथम दो पद में हम वितरकता से कह सकते हैं कि ab धन ac बराबर a कोष्टक b धन c। यहाँ पर a 3/5 है, कोष्टक b धन c ऋण 2/3 धन ऋण 1/6 धन 5/2। बच्चों, इसको आगे हम 3/5 कोष्टक के अंदर दो परमेय संख्याओं का योग करेंगे। 3 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है। 3 को 6 से भाग दें तो 2 आता है। 2 को ऋण 2 से गुणा करें तो ऋण 4 आएगा। धन 6 को 6 से भाग दें तो 1 आता है। 1 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 आता है। धन 5/2। अब आगे इसको हम 3/5 कोष्टक के अंदर ऋण 4 धन ऋण 1 ऋण 5 होता है बटा 6 धन 5/2। 3/5 गुणा ऋण 5/6 धन 5/2 लिखेंगे। यहाँ पर हम 5 को 5 से एक बार यहाँ पर जाएगा और 3 और 6 ये 2 बार जाता है। 3 गुणा 2 बराबर 6, 5 गुणा 1 बराबर 5। अब यह ऋण 1/2 धन 5/2 हो जाता है बराबर 2 लघुत्तम समावर्त्य होगा। 2 को भाग दें 2 से तो 1 आता है। 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 1 धन 2 को भाग दें 2 से तो 1 आता है। 1 गुणा 5 बराबर 5 ऋण 1 धन 5 बराबर 4, 4/2 और 4/2 बराबर 2 होता है। तो बच्चों, प्रश्न 1 के भाग 1 का मान 2 होगा।
चलिए अब भाग 2 कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 2/5 गुणा 3/-7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। यहाँ हम 3/7 को हम ऋण 3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 3/7 में अगर हम ऋण 1 से गुणा करें अंश और हर में तो यह ऋण 3/7 हो जाता है। तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2/5 गुणा 3/7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। इसको हम 2/5 गुणा ऋण 3/7 लिखेंगे। ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। बच्चों द्वितीय पद में यहाँ पर हम 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है, तो 3 6 से कटेगा ये 2 बार, और अंतिम पद 2 को 14 से भाग दें तो यह 7 आता है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण यह द्वितीय पद अब 1/4 हो जाता है धन 1/7 गुणा 1/5। अब हम इसको बच्चों आगे 2 गुणा ऋण 3 ऋण 6 होता है बटा 5 गुणा 7 35 होता है ऋण 1/4 धन 1/7 गुणा 5 को 35 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ऋण 6/35 धन 1/35 ऋण 1/4। यहाँ पर बच्चों हमने क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग किया है द्वितीय और तृतीय पद में, क्योंकि ऋण ए धन बी को बच्चों हम बी धन ऋण ए लिख सकते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म से। तो ऋण ए धन बी बराबर बी धन ऋण ए, और इसको हम बी ऋण ए लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको आगे हम प्रथम और द्वितीय पद को जोड़ लेते हैं। इसको हम ऋण 6 धन 1/35 लिखेंगे ऋण 1/4। अब इसको आगे हम ऋण 5/35 ऋण 1/4 लिखेंगे। ऋण 5/35 को हम 5 से काटेंगे, 5 से भाग दें 1 आता है, 5 को 35 से भाग दें 7 आता है, तो यह ऋण 1/7 ऋण 1/4 हो जाता है। इसको आगे हम 7 और 4 का लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम 28 होता है। 7 को 28 से भाग दें 4 आता है, 4 को ऋण 1 से गुणा करें ऋण 4 आता है, 4 को 28 से भाग दें 7 आता है, 7 को ऋण 1 से गुणा करें ऋण 7 आता है। ऋण 4 ऋण 7 बराबर ऋण 11 होता है बटा 28। तो बच्चों प्रश्न 1 के द्वितीय भाग का मान ऋण 11/28 होगा। प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि परमेय संख्या a बाई b का योज्य प्रतिलोम ऋण a बटा b होता है, क्योंकि a बटा b में अगर हम ऋण a बटा b जोड़ें तो यह 0 होता है। और बच्चों ऋण a बटा b यह जो परमेय संख्या है का योज्य प्रतिलोम a बटा b होता है, क्योंकि ऋण a बटा b धन a बटा b बराबर 0 होता है। प्रश्न के भाग 1 में परमेय संख्या दी गई है 2/8। तो बच्चों a बटा b का योज्य प्रतिलोम ऋण a बटा b, तो परमेय संख्या 2/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2/8 होगा। भाग 2 में परमेय संख्या दी गई है ऋण 5/9। बच्चों ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम
5/9 होगा, क्योंकि बच्चों 2/8 ऋण 2/8 शून्य होता है और ऋण 5/9 धन 5/9 बराबर शून्य होता है। 2/8 में जोड़ें ऋण 2/8 को शून्य होता है और ऋण 5/9 में जोड़ें 5/9 को शून्य होता है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2/8 होगा, ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। भाग 3 में परमेय संख्या दी गई है ऋण 6/5। बच्चों इसको हम 6/5 लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करें तो यह 6/5 आता है। ऋण 6/5 को हम 6/5 कहते हैं। इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 6/5 होगा। भाग 4 करते हैं बच्चों। भाग 4 में संख्या दी गई है 2/9। बच्चों इसको इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करें तो इसको हम ऋण 2/9 लिख सकते हैं। बच्चों इस परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम 2/9 होगा, क्योंकि अगर हम ऋण 2/9 में जोड़ें 2/9 को तो यह शून्य आता है। बच्चों भाग 5 में संख्या दी गई है 19/6। बच्चों इस परमेय संख्या के अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करते हैं तो इसको भी हम ऋण 19/6 लिख सकते हैं। बच्चों इस परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम 19/6 होगा, क्योंकि ऋण 19/6 में अगर हम 19/6 जोड़ें तो शून्य आता है। प्रश्न 3 भाग 1 x बराबर 11/15, भाग 2 x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ऋण x बराबर x। बच्चों यहाँ पर हमने ऋण x बराबर x को सत्यापित करना है, जबकि x बराबर 11/15 है और x बराबर ऋण 13/17 है। तो भाग 1 करते हैं बच्चों। पहले यह जो दिया गया है ऋण x बराबर x, इसको हमने सत्यापित करना है। तो इसमें x बराबर 11/15 रख लेते हैं। x बराबर 11/15 रखने पर यह ऋण 11/15 बराबर 11/15 हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ऋण 11/15 का मतलब हमने यहाँ पर ऋण 11/15 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो ऋण 11/15 का योज्य प्रतिलोम 11/15 होता है। तो बच्चों इसको हम 11/15 लिखेंगे बराबर 11/15, क्योंकि ऋण 11/15 का योज्य प्रतिलोम 11/15 होता है। बच्चों 11/15 बराबर 11/15, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर LHS बराबर RHS दिखा दिया है x बराबर 11/15 के लिए। तो यह सत्यापित हो जाता है कि ऋण x बराबर x। इसी तरह से हम भाग 2 को कर लेते हैं। यह जो दिया गया है ऋण x बराबर x, अब इसमें x बराबर ऋण 13/17 रख लेते हैं। तो यह ऋण 13/17 हो जाता है, बराबर x को हम ऋण 13/17 लिख लेते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऋण 13/17, इसका मतलब हमने यहाँ पर ऋण 13/17 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो इसको हम ऋण, यह जो कोष्टक के अंदर है यह 13/17 हो जाता है, बराबर ऋण 13/17। तो इसको हम ऋण 13/17 बराबर ऋण 13/17 लिखेंगे। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो दोनों ही स्थितियों में भाग 1 में भाग 2 में x बराबर 11/15 और x बराबर ऋण 13/17 रखने से
यह सत्यापित हो जाता है कि ऋण ऋण x बराबर x। अब बच्चों प्रश्न 4 करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, क्योंकि a गुणा 1/a बराबर 1। और बच्चों परमेय संख्या c/d का गुणनात्मक प्रतिलोम d/c होता है, क्योंकि c/d गुणा d/c बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर बच्चों भाग 1 में पूर्णांक दिया गया है ऋण 13। यहाँ पर बच्चों हम ऋण 13 को ऋण 1/13 से गुणा करें तो यह 1 आएगा। इस वजह से ऋण 13 का गुणनात्मक प्रतिलोम ऋण 1/13 है। भाग 2 में बच्चों परमेय संख्या दी गई है ऋण 13/19 और परमेय संख्या c/d का गुणनात्मक प्रतिलोम d/c होता है। तो ऋण 13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम d/c होगा, यानी कि 19/13 होगा। और बच्चों 19/13 को हम ऋण 19/13 लिख सकते हैं। तो ऋण 13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम ऋण 19/13 है। बच्चों भाग 3 में संख्या दी गई है परमेय संख्या 1/5। 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम 5/1 होगा। और बच्चों 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 1 से भाग दें तो यह 5 आता है। तो 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम 5 होगा। बच्चों भाग 4 में संख्या दी गई है। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं। पहले तो दोनों संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं, इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7 दिया गया है। बच्चों ऋण 5 को ऋण 3 से गुणा करें तो यह धन 15 आता है, और 8 को 7 से गुणा करें तो यह 56 आता है। तो बच्चों 15/56 का गुणनात्मक प्रतिलोम 56/15 होगा, क्योंकि 15/56 को 56/15 से गुणा करें तो यह 1 आता है। बच्चों भाग 5 में पहले गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ऋण 1 को ऋण 2/5 से गुणा करें तो यह 2/5 आता है, क्योंकि ऋण 1 गुणा ऋण 2 बराबर 2 होता है। 2/5 का प्रतिलोम, क्योंकि यह परमेय संख्या है तो इसका प्रतिलोम 5/2 होगा। 2/5 को 5/2 से गुणा करें तो यह 1 आता है। बच्चों भाग 6 में संख्या दी गई है ऋण 1। ऋण 1 क्योंकि यह एक पूर्णांक है तो ऋण 1 का गुणनात्मक प्रतिलोम 1/1 होगा। और बच्चों 1/1 ऋण 1 होता है, तो ऋण 1 का गुणनात्मक प्रतिलोम ऋण 1 होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में दिया गया है ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5। बच्चों यहाँ पर ऋण 4/5 एक संख्या है, परमेय संख्या है, गुणा 1, इसको भी हम परमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर हम इस गुणनफल का क्रम बदल देते हैं। 1 गुणा ऋण 4/5, तो इसका दोनों ही दशाओं में उत्तर समान आएगा और यह उत्तर ऋण 4/5 आएगा। यहाँ पर अगर किसी संख्या को, परमेय संख्या हो सकती है ये, अगर 1 से गुणा करें तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरा, यहाँ पर एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से गुणा करें और इनका अगर हम क्रम बदल देते हैं
तो हमें समान उत्तर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो गुण धर्म उपयोग किए गए हैं यह गुणन की क्रम विनिमेयता और एक गुणनात्मक तत्समक है। गुणन की क्रम विनिमेयता क्योंकि हम जानते हैं कि a बटा b गुणा c बटा d, c बटा d गुणा a बटा b होता है। a बटा b एक परमेय संख्या है, c बटा d एक दूसरी परमेय संख्या है। दोनों का गुणनफल करने से अगर हम क्रम बदल देते हैं तो उत्तर एक समान रहता है। तो पहला गुण धर्म तो गुणन की क्रम विनिमेयता यहाँ पर उपयोग किया गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर परमेय संख्या a बटा b है, इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक गुणनात्मक तत्समक है। बच्चों भाग 2 में दिया गया है ऋण 13 बटा 17 गुणा ऋण 2 बटा 7 बराबर ऋण 2 बटा 7 गुणा ऋण 13 बटा 17। तो बच्चों यहाँ पर ऋण 13 बटा 17 एक परमेय संख्या है, दूसरी परमेय संख्या ऋण 2 बटा 7 है। यहाँ पर हमें समान गुणनफल प्राप्त होता है अगर हम गुणन के क्रम को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो गुणधर्म का उपयोग किया गया है यह क्रम विनिमेयता गुणधर्म है। बच्चों भाग 3 में दिखाया गया है कि ऋण 19 बटा 29 गुणा 29 बटा ऋण 19 बराबर 1। बच्चों यह दर्शाता है कि परमेय संख्या a बटा b को अगर हम b बटा a से गुणा करें तो 1 आता है। तो b बटा a बटा b का गुणनात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पर जो गुणधर्म उपयोग में लाया गया है यह गुणनात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 6 बटा 13 को ऋण 7 बटा 16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। बच्चों पहले तो यहाँ पर हमने ऋण 7 बटा 16 का व्युत्क्रम प्राप्त करना है। बच्चों हम जानते हैं कि a बटा b एक परमेय संख्या है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम b बटा a होता है, क्योंकि a बटा b को अगर हम b बटा a से गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋण 7 बटा 16 का गुणनात्मक प्रतिलोम 16 बटा ऋण 7 होगा और इसको हम ऋण 16 बटा 7 लिख सकते हैं। अब बच्चों दिया गया है कि 6 बटा 13 को ऋण 7 बटा 16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो प्रश्नानुसार इसको हम इस तरह लिखेंगे 6 बटा 13 गुणा ऋण 7 बटा 16 का गुणनात्मक प्रतिलोम हमने प्राप्त कर लिया है, ऋण 16 बटा 7 होता है। तो 6 बटा 13 को ऋण 16 बटा 7 से गुणा करेंगे। 6 को ऋण 16 से गुणा करते हैं तो यह ऋण 96 आता है, बटा 13 को 7 से गुणा करते हैं तो यह 91 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऋण 96 बटा 91 होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को कोष्टक 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ पर अगर a, b और c 3 परमेय संख्याएं हैं तो हम कह सकते हैं कि a गुणा कोष्टक b गुणा c बराबर a गुणा b कोष्टक बंद गुणा c, ऐसा हम कह सकते हैं। और यह हम गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म से कह सकते हैं। तो बच्चों a गुणा कोष्टक b गुणा c बराबर कोष्टक a गुणा b गुणा c, यह गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म होता है। तो बच्चों इस गुणधर्म से हम कह सकते हैं a अगर 1/3 है गुणा कोष्टक b 6 है गुणा 4/3 को हम c
मान सकते हैं बराबर 1/3 और 6 को एक साथ रखेंगे कोष्टक के अंदर, गुणा सी यहाँ पर 4/3 है। तो यह गुणनात्मक साहचर्य गुण धर्म की सहायता से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रश्न 7 का उत्तर गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म होगा। प्रश्न 8, क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? बच्चों यहाँ पर हम जांच करेंगे। हमें मालूम है कि यदि a/b गुणा b/a बराबर 1 है तो हम कह सकते हैं कि b/a a/b का गुणनात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पर जो परमेय संख्या a/b है, यह हम मान लेते हैं कि ऋण 1 सही 1/8 है। इस संख्या को हम ऋण 9/8 लिखेंगे। बच्चों हम यहाँ पर यह जांच कर लेते हैं। तो यह जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, एक तो ऋण 9/8 है, इसको गुणा करते हैं 8/9 से, तो हमें उत्तर के रूप में ऋण 1 प्राप्त होता है। तो गुणनफल यहाँ पर ऋण 1 है। क्योंकि यहाँ पर गुणनफल 1 नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि ऋण 9/8 जो कि ऋण 1 सही 1/8 है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। बच्चों प्रश्न 9 करते हैं, क्या 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? बच्चों यहाँ पर 3 सही 1/3 को हम 10/3 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर जांच करनी है कि क्या 3 सही 1/3 जो कि 10/3 है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही हम इस 10/3 को गुणा कर लेते हैं 0.3 से। अब बच्चों 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं और 10/3 को 3/10 से अगर हम गुणा करते हैं तो यह हमें 1 प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर गुणनफल 1 हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 10/3 जो कि 3 सही 1/3 है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा। 3/10 का मतलब 0.3। तो बच्चों 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। कारण हमने यहाँ पर जान लिया है, क्योंकि 3 सही 1/3 को 0.3 से अगर गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त होता है। प्रश्न 10 करते हैं। लिखिए भाग 1, ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बच्चों ऐसी परमेय संख्या 0 होती है। हम जानते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 0 को हम कह सकते हैं कि यह 0/5 है, या 0/4 है, या 0/7 है। तो बच्चों यह a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो 0 एक परमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम 1/0 होना चाहिए, लेकिन 1/0 कोई परमेय संख्या नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं कि a अगर एक संख्या है, इसका व्युत्क्रम 1/a होता है, तो 0 संख्या के लिए इसका व्युत्क्रम 1/0 होना चाहिए, लेकिन 1/0 कोई संख्या नहीं है। तो 0 एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। भाग 1 का उत्तर 0 होगा। भाग 2, परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। यहाँ पर बच्चों हम यह परमेय संख्या 1 ले सकते हैं और ऋण 1 ले सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या 1 का व्युत्क्रम 1/1 होगा और 1/1 को हम 1 कह सकते हैं। इसी तरह से
ऋण 1 का व्युत्क्रम 1/1 होता है और 1/1 को हम ऋण 1 कहते हैं। तो यहाँ पर दो परमेय संख्याएं ऐसी हैं, एक परमेय संख्या तो 1 है, इसका व्युत्क्रम 1 ही है, अपने व्युत्क्रम के समान है यह परमेय संख्या। ऋण 1 भी ऐसी संख्या है, परमेय संख्या, जो कि अपने व्युत्क्रम के समान है, क्योंकि ऋण 1 का व्युत्क्रम ऋण 1 ही है। भाग 3, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। बच्चों, ऐसी परमेय संख्या शून्य ही हो सकती है, क्योंकि शून्य और ऋण शून्य को हम शून्य ही लिखते हैं। तो परमेय संख्या शून्य ऐसी परमेय संख्या है जो कि अपने ऋणात्मक के समान है। चलिए अब प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाग 1, शून्य का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। बच्चों, हम जानते हैं कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, पिछले प्रश्न में भी हमने इसको सीखा है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यहाँ पर रिक्त स्थान में नहीं आएगा। भाग 2, संख्याएं रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। बच्चों, हमने पिछले प्रश्न संख्या 10 में ही सीखा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं, 1 और ऋण 1, इनका व्युत्क्रम यही संख्या होता है। 1 परमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम 1 ही होता है। ऋण 1 दूसरी परमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम भी ऋण 1 होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 1 और ऋण 1 आएगा। भाग 3, ऋण 5 का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। बच्चों, हम जानते हैं कि a अगर पूर्णांक है तो इसका व्युत्क्रम 1/a होता है, क्योंकि a को अगर 1/a से गुणा करते हैं तो यह 1 होता है। तो ऋण 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा, और 1/5 को हम ऋण 1/5 लिखते हैं। तो ऋण 5 का व्युत्क्रम ऋण 1/5 है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ऋण 1/5 आएगा। भाग 4, 1/x, जहाँ पर x बराबर नहीं है शून्य के, का व्युत्क्रम है। बच्चों, अगर हम 1/x को x से गुणा कर लेते हैं तो हमें गुणनफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/x का व्युत्क्रम x है, रिक्त स्थान में x आएगा। भाग 5, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है, क्योंकि बच्चों अगर दो परमेय संख्याएं हैं, a/b दूसरी परमेय संख्या c/d से गुणा करें तो हमें गुणनफल के रूप में ac/bd मिलेगा। और ac/bd, क्योंकि ac हमें एक संख्या प्राप्त होगी पूर्णांक, और bd भी हमें एक संख्या प्राप्त होगी पूर्णांक। ac/bd दो पूर्णांकों का भागफल, यह परमेय संख्या होगी। और बच्चों, यहाँ पर क्योंकि a/b एक परमेय संख्या है, b शून्य के बराबर नहीं है, c/d भी एक परमेय संख्या है, d शून्य के बराबर नहीं है, तो bd भी यहाँ पर शून्य नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ac/bd एक परमेय संख्या होगी। तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या है। तो यहाँ रिक्त स्थान में परमेय संख्या आएगा। भाग 6, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम बच्चों धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में धनात्मक आएगा। तो किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।